आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रोटेटिंग ट्यूब। तो पहले हमने देखा है कि जब भी प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी भी बीकर के अंदर जो फ्लूइड रखा हुआ है, डायरेक्टली हम लोग लेते हैं एच रो जी, द हाइट ऑफ द वाटर, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहां पर मिल रहा है। अगर कोई ट्यूब में फ्लूइड रखा गया है और उस ट्यूब को किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट किया जाता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिलेगा, यहां पर कुछ एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, राइट। तो सारे के सारे पार्टिकल्स टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द कंटेनर, अगर इस केस में मैं बोलूं कि ये जो ओपन एंड है टेस्ट ट्यूब का या ट्यूब का, उसके अलोंग रोटेट किया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो टुवर्ड्स द बेस भागेंगे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मिलेगा, वो भी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर मैं एक स्टैटिक लिक्विड को जो वेसल में रखा गया है उसके अराउंड रोटेट करवाओ, उसके एक्सिस के अराउंड, तो क्या हो जाएगा, इस फ्लूइड का शेप चेंज हो जाएगा। तो ये एक चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसमें। या फिर हमारे पास ऐसा कुछ ट्यूब है जो हमने पास्कल्स टाइप रिलेशन में देखा था कि इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और अगर हम इसको रोटेट करें तो क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अराउंड कर सकते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर एक ट्यूब के एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिक्विड का लेवल लेफ्ट आर्म में कम हो जाएगा और राइट आर्म में बढ़ जाएगा। तो ये जो राइज इन लेवल है, यहां पर जो चेंज इन शेप है, या यहां पर जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, उसके वजह से चेंज इन प्रेशर, ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक से कुछ डायग्राम्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में जैसे रोटेटिंग ट्यूब दिया गया है हमें अराउंड दिस एक्सिस, ठीक है। तो हमें पता है कि यहां पर एक्सेलरेशन की वजह से सारा का सारा लिक्विड, जैसे हमने देखा है कि ब्लड सैंपल्स के केसेस में, या फिर आप कभी भी लेबोरेटरी में जाओ, वहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स होती है, ठीक है। तो सारा का सारा लिक्विड टुवर्ड्स द बेस, जो कि ट्यूब का है क्लोज बेस, उसके तरफ जाएगा। तो हमें पता है कि यहां पर कुछ एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, और जो भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे यहां पर, तो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर ले सकते हो आप पॉइंट, यहां पर ले सकते हो। सो लेट्स से कि यहां पर कोई एक पॉइंट है P, जहां पे हमें P ले लो या फिर Q ले लो, है ना। P तो प्रेशर के लिए हम लोग डिनोट करते हैं, पॉइंट P मिल गया हमें। तो विच इज डिस्टेंस x, लेट्स से कि यहां पर एक पॉइंट है जहां पे हमें प्रेशर निकालना है। तो हम इजी मेथड क्या है हमारे लिए कि कोई एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं और उसको ओवर द लेंथ इंटीग्रेट कर लेंगे, सो दैट हमको बिना कंफ्यूजन के इस जगह पर प्रेशर मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से लेवल ऑफ वाटर नीचे तक इंक्रीज होता था और प्रेशर बढ़ता था, वैसे ही यहां पर जैसे ही आप इस एक्सिस से जितना दूर जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। इस पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये एंड ओपन टू एटमोस्फेयर है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, तो यहां पर P0 हमको मिलेगा, ठीक। और अगर ये लिक्विड पूरा भरा हुआ है, मतलब ये ट्यूब अगर पूरा भरा हुआ होता, ठीक है, तो वो भी एक केस ले सकते थे। या फिर यहां से भरा हुआ है, हमने कंसिडर किया है इसको, तो यहां से हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर जो प्रेशर होगा
वो कम होगा एज कंपेयर टू जो बेस है, ठीक है। तो एज द लेंथ इंक्रीजेस अवे फ्रॉम द एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एक ट्यूब है जो उसके ओपन एंड पे जो एक्सिस है उसके अराउंड घूम रहा है, दिस इज ओमेगा। और ये लेट्स सपोज आधा भरा हुआ है, हम लोग पूरा भरा हुआ भी ले सकते हैं, वो भी कोई इश्यू नहीं है। और एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म लेंथ वाली है ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना ट्यूब। और यहां पर जो प्रेशर हमें निकालना है विच इज एट पॉइंट क्यू ले लेता हूं मैं, क्यू, ठीक है। इस क्यू पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है ना। तो एक जनरलाइज टर्म में हम अगर इसको इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा कि ये लेंथ है टोटल ट्यूब की L, है ना। और यहां पर एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले लेते हैं हम, सो दैट इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे जैसे हम लोग इसको वैरी करेंगे वैसा वैसा प्रेशर चेंज हो जाएगा, वैरी कर जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंटल स्ट्रिप जिसका विड्थ dr है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब, ठीक है। और ये जो भरा हुआ है ट्यूब इसको लेंथ L1 मान लेते हैं, ठीक है, जहां से शुरू करा है। तो ये टोटल लेंथ इज L, दिस ओपनिंग जहां पर कुछ भी भरा हुआ नहीं है फ्लूइड उसको हम L1 ले लेते हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको जितने भी फैक्टर्स चाहिए हमारे इंटीग्रेशन के लिए, अब इंटीग्रेशन ही क्यों कर रहे हैं इसका भी रीजन हमने बता दिया कि लेंथ जितना जितना बढ़ेगा, जितना हम दूर दूर जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ने वाला है। तो हम यहां पर 2 पॉइंट्स ऐसे ले लेंगे जहां पर प्रेशर इस साइड में अगर प्रेशर P है तो इस साइड में थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, dr का डिफरेंस है, ठीक है। तो P प्लस जो भी चेंज इन प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा इस साइड में, ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप। तो एज विल टेक द स्ट्रिप फ्रॉम L, मतलब ये जो पोर्शन है यहां पर, है ना, ओपनिंग वाला, यहां से एंड तक लेके जाएंगे या यहां से यहां तक लेके जाएंगे Q तक, जहां तक हमें प्रेशर निकालना है। तो हम इस एलिमेंटल स्ट्रिप को मूव करेंगे तो यहां से यहां तक का हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इंटीग्रेशन में समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं यहां पे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस पता है, यहाँ पर प्रेशर इज मोर, तो P प्लस dP यहाँ पे जो प्रेशर है, और इस साइड में प्रेशर इस P, तो डिफरेंस कर दिया हमने। तो ये प्रेशर डिफरेंस कितना मिला एट दिस एलिमेंटल स्ट्रिप, तो हमें पता है कि नॉर्मल प्रेशर के लिए हम लोग H रो G निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या निकलेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, H के जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा, कितना हाइट है ये, कितना डिफरेंस है हाइट का, dr, सही बात है। एंड डेंसिटी भी रो रह जाएगी। और बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r रहता है, तो ये r दूरी पे है यहां से, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x ले लेते हैं हम लोग, वैसे ओमेगा स्क्वायर x, है ना, क्योंकि एंगुलर स्पीड दी हुई है हमारी, तो यहां पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे पास है dr विच रिप्लेसेस द हाइट, फिर हमारे पास है डेंसिटी, और एक्सेलरेशन हमने h के g के जगह के लगा दिया ओमेगा स्क्वायर r,
क्योंकि ये r डिस्टेंस पे है एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है। तो ये हो जाएगा dr रो ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो यहां पे क्या बचा, dp इज इक्वल टू dr रो ओमेगा स्क्वायर r। ये बन गया हमारा स्मॉल चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो अब अगर हमने इतना डिफरेंस के लिए इतना प्रेशर हमें मिला, तो यहां से यहां तक जाने में हमारा प्रेशर कितना होगा, ठीक है। सो क्या करेंगे, इस एलिमेंटल स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर देंगे, सो दैट क्या हो जाएगा, दिख रहा है आप लोग सबको। तो बाय इंटीग्रेटिंग dp, अब इंटीग्रेशन ही क्यों किया, क्योंकि हमें ओवर द रेंज dr रो ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, dp दैट इज द प्रेशर इज फ्रॉम इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो कितना प्रेशर है, पी नॉट, है ना। और इस जगह पे हमें प्रेशर निकालना है, कितना दूरी पे है ये। तो अगर मैं इसका रेंज निकालू, यहां पर हमें क्यू पे प्रेशर निकालना है, ठीक है। सो जो कि x दूरी पे है, तो हम प्रेशर एट पी क्यू बोलेंगे, ठीक है। प्रेशर एट पी क्यू निकाल लिया हमने। फिर इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां से वो यहां तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो पहला डिस्टेंस इज L1 और यहां तक जाना है, तो दिस डिस्टेंस इज x, Q तक का जो डिस्टेंस है दैट इज x। सो कितना हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर r dr, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपको दिख रहा है अभी भी, लाइट के कारण अगर चमक रहा होगा तो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी नॉट इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर L1 x r dr, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स L1 से लेके x। अब ये L1 यहां से था, इसलिए पहला यहां से लेके हमने यहां तक किया है, ठीक है। तो दिस इज रो ओमेगा स्क्वायर, r की जगह आ जाएगा 2 बाहर ले लेता हूं, x स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरी तरह से फाइनल टर्म्स में लिखूं, तो ये हो जाएगा प्रेशर एट Q नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है प्रेशर निकालने का, कि अगर यहां पर एट Q प्रेशर ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको जो मिल रहा है, ये बस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो आई गई, ठीक है, यहां पर, ठीक है। लेकिन ये स्पेस खाली है, इसलिए माइनस L1 स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह आप जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, इसको इजीली इसी मेथड से कर सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। मतलब जो भी एम्प्टी स्पेस रहेगी विद इन द ट्यूब, उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल लेंथ L है और हमने x जो लेंथ ली है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ली थी, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप। और ये एलिमेंटल स्ट्रिप को कैसे मूव करना है, क्या उसके लिमिट्स लेने हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो सारी चीजें आसान है। टॉपिक इज लिक्विड रोटेटिंग है ना सिलेंडर। अगर ये सिलेंडर है, इसमें पानी रखा गया है, अब ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो पानी स्टैटिक है।
और अगर इसके सेंट्रल एक्सिस के अलोंग रोटेट करने लगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये पानी कुछ ऐसा शेप लेने लगेगा, मतलब एजेस पे पानी ऊपर जाएगा और एजेस पे पानी ऊपर जाएगा और सेंट्रल पार्ट ऑफ द लिक्विड में ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, मतलब एट द एंड हमें कुछ ऐसा शेप मिलेगा डिपेंडिंग ऑन कितना ज्यादा रोटेट कर रहा है, कितना ज्यादा स्पीड है उसका रोटेशन का, तो ऐसा कुछ शेप मिल जाएगा, राइट। तो इस शेप को अगर इस एक्सिस के अलोंग अगर वो रोटेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये पोर्शन और नीचे आ सकता है, अगर बड़ा कंटेनर है तो ये यहां तक भी क्या हो जाएगा, कर्व पहुंच जाएगा, और ये कर्व थोड़ा आपको कैसे दिखेगा, ये है पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोलिक शेप है, या फिर 3 डायमेंशन में हम लोग देखे, आपने देखे होंगे रोटेटिंग फ्लूइड्स, अगर वॉशिंग मशीन में देखे होंगे, या फिर जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स होती है लेबोरेटरीज में, वहां पे अगर आप देखोगे तो एक 3D पैराबोलॉइड शेप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको फ्री सरफेस कितना है, हमको हमेशा पूछा जाता है कुछ क्वेश्चंस में कि यहां पर कितना हाइट तक वाटर जाएगा, या फिर कितना इसका स्पीड होना चाहिए ताकि इसके एज तक वाटर जाए लेकिन स्पिल ना हो, स्पिलेज ना हो, कुछ भी ऐसे सारे सवाल पूछे जाते हैं इन सब टर्म्स में। तो ये कितना हाइट होगा, ठीक। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हर एक पार्टिकल इन दिस रोटेटिंग फ्लूइड, यहां पर क्या होगा, उसके ऊपर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और किसी भी पोर्शन में लेट्स सपोज कि यहां पर कोई एक पार्टिकल है जिसके ऊपर लगने वाला हमें फोर्स यहां पर निकालना है, ठीक है। इसका हाइट कितना होगा, कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर जाते हैं, कितना रोटेटिंग मतलब एंगुलर स्पीड होना चाहिए उसका, ये सारी चीजें। तो इस पार्टिकल को अगर मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको लेता हूं एक्स एक्सिस, इसको मैं लेता हूं एक्स एक्सिस, इसको मैं वाई एक्सिस लूंगा, और किसी भी एक पोर्शन में, है ना, कितना आपको फ्री सरफेस मिलने वाला है, या फिर हाइट ऑफ रोटेशन कितना होना, मतलब हाइट कितने हाइट तक वाटर लेवल बढ़ेगा, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी, ठीक है। तो वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट जो कि एंगल बना रहा है थीटा, है ना, मतलब हम स्लोप निकाल सकते हैं, और ये है हमारा रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस पे लगने वाले अगर हम सारे फोर्सेस निकालें तो हमें यहां पर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए नीचे लगना है mg, यहां लगना है नॉर्मल रिएक्शन, और अगर ये इंक्लाइंड सरफेस पे है, इंक्लाइंड सरफेस पे है थीटा, ये बन जाएगा mg cos थीटा, इसको रिजॉल्व करेंगे ये बन जाएगा mg sin थीटा, सही बात है। और हर एक पार्टिकल जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ रोटेशन, यहां पर जो लगने वाला एक्सेलरेशन है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा उसके डिस्टेंस, अगर मैंने यहां से x सेंटीमीटर या a सेंटीमीटर ए डिस्टेंस लिया इस डिस्टेंस को, तो कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर e, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करके हम यहां पर ये पैराबोला है या नहीं इसको हम प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाता हूं मैं। तो यहां पे लिक्विड ऑफ मास m जिसको हमने कंसिडर किया है, ठीक है, जो x एंड y इस x और एक्सिस पे किसी पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहां पे लगने वाला जो
फोर्स होगा होगा m ओमेगा स्क्वायर r। सही बात है। तो यहां पर हमें r डिस्टेंस पे m पार्टिकल लिया है और उसका ये जो शेप बन रहा है विद इन द सिलेंडर जो रोटेट कर रहा है अलोंग द एक्सिस, तो हमें पैराबोला मिल रहा है कि नहीं, हम इसको चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर एंगल इंक्लिनेशन थीटा है तो ये एंगल थीटा बन जाएगा, और अगर हम इसको सिमेट्री से देखें तो ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो वी हैव कंपोनेंट्स इसके अलोंग m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। ठीक है, और नीचे कंपोनेंट आ जाएंगे, तो हमें तो कंपेयर बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सीधा mg साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। सही बात है। तो अगर यहां पर मास और मास कैंसिल हो जाता है और साइन इस डायरेक्शन, साइन और कॉस देख लेंगे हम लोग, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। ठीक है, तो अब स्लोप मतलब tan थीटा लेते हैं हम लोग, तो स्लोप को हम लोग फिर से एक बार लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। अब ये x है और ये r है, तो गड़बड़ हो गई क्या, तो यहाँ पर डी आर कर देंगे हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, r के टर्म्स में अगर हमको लेके आना है, ठीक है, एट द डिस्टेंस, क्योंकि r लिया है ना हमने, तो इसको x कर लो डिस्टेंस को, या फिर r, तो इसको r बना लो एक्सिस। ठीक है, तो ये एट द डिस्टेंस ऑफ r है। ठीक, तो dy बाई डी आर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर हमें स्लोप लेना है तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये r एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो ऐसा मिलेगा हमें स्लोप। और इसको लिख देंगे फिर dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r ओमेगा स्क्वायर g इंटू आर डी आर। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, y एक्सिस पे जा रहा है 0 टू y, और x मतलब ये वाली x एक्सिस जो हमारी थी वहां पे जा रहा है 0 टू r। सिंपल है। तो इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर सीधा सीधा मैं इंटीग्रेशन लिखता हूँ y, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर जी बाहर है 0 टू r r डी r। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर जी आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी y इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर जी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो इक्वेशन आ रहा है हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, दिस इज ओमेगा स्क्वायर जी बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। ये आता है हमारा कांस्टेंट के आर स्क्वायर। तो यही है इक्वेशन हमारा पैराबोला का, है ना। तो पैराबोला हमारा आ रहा है, तो जब भी आप रोटेट कर रहे हो लिक्विड सिलेंडर में, तो वहां पर पैराबोलाइड या पैराबोला मिल रहा है। ठीक है, ये आप बात ध्यान में रखिए। ठीक, ये जो इक्वेशन आया हमारा, इसको हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें भी। ठीक है, तो अगर आपको कोई सिलेंडर दिया हुआ है, रफ में बना रहा हूं, और एंगुलर स्पीड ओमेगा दी गई है, और कितने डिस्टेंस r डिस्टेंस पे दिया गया है, तो अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है पैराबोला का, जहां पर आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं
सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर रेज बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो S इज इक्वल टू v²/2g या फिर ω²r²/2g, ठीक है। तो हाइट तो जो हमें y एक्सिस के या y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, वो डायरेक्टली वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ऐसे सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमको अगर बोला गया कि सिलेंडर और पैराबोला या पैराबोलाइड इसके बीच का रिलेशन बताओ, तो भी हम बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, एग्जांपल यहां पर, कि इन अ सिलेंडर वाटर इज रोटेटिंग, मतलब सिलेंडर इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, सो फाइंड आउट द प्रेशर एट ए एंड द सिलेंडर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो ऑब्वियसली जब रोटेट नहीं कर रहा था सिलेंडर, तब पानी प्रॉपर स्टैटिक था, और जैसे ही रोटेट करने लगा तब उसने एक पैराबोला बना लिया। तो मिडल सेक्शन में इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0, यहां पर भी P0 ले लेंगे हम लोग, यहां पर भी P0 लेंगे, लेकिन हमें जो प्रेशर फाइंड आउट करना है वो है पॉइंट ए पे, विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस सेंटर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, तो जैसे हमने देखा है कि ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो यहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा ω²r, सिंपल है। और यहां पर किसी भी रोटेटिंग फ्लूइड में हमने प्रेशर निकाला है, तो प्रेशर इन रोटेटिंग फ्लूइड हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्या, हाफ रो ω²r², है ना। तो हमें प्रेशर एट दिस पॉइंट मिल गया, और यहां से तो हम कुछ ले नहीं रहे क्योंकि यहां पे हमें हाइट नहीं पता इसकी, राइट। तो डायरेक्टली हम यहां बोल सकते हैं कि यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्लस बिकॉज ऑफ रोटेशन जो भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट हुआ है इस लिक्विड पे, डायरेक्टली वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रेशर एट ए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो प्रेशर ड्यू टू रोटेटिंग फ्लूइड जो होगा वो। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहां पर कुछ और निकालना है, ठीक है, कि ये हाइट कितनी है, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली डिस्टेंस दिया हुआ है और यहां पर तो पता ही है कि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो सीधा सीधा यही आंसर हो जाएगा आपका। तो बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा ट्रिकी सवाल नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। We're going to be looking at this frame for a while, so let's bring these little water droplets. Let's start by defining the flow pattern. Now let's design the second piece of water droplet to the surface. It must be equilibrium, otherwise it would roll down gently or roll out to the force, thus exerting all the forces acting on this droplet. Have the gravitational force pushing down. This force is equal to the mass of the droplet and to the rotational acceleration. The centrifugal force is something away from the rotation axis. Its magnitude depends on the angular speed of the tank omega and the distance from the rotation axis, which is the x-coordinate of the droplet. The exact time and time omega square x. And lastly, we have the normal flow. If you decide to take perpendicular to the surface of the droplet floating on, yes, we drop it in equal, which means that all these forces have to equal each other out. And this is the normal force, which is the normal force. Let's mark it with alpha. You can notice that this angle is equal to the angle between the tangent at this point and the x-axis. This angle represents the slope of the curve. Actually, it's the angle of the curve is the final slope of the on x, but could be dependent on any of the other variables in the system. It simply determines the vertical positioning of the parabola. To find it, we'll use the fact that the amount of water in the tank does not change. So if we'll draw the x-axis where the water level is at rest, then, when spun, the sides rise above the x-axis and the center drops below it. Because the amount of water hasn't changed, and in this case the water are basically incompressible, the area that rose above the x-axis should be exactly the same as the area of the void in the center.
To put this in the form of an equation, we simply ask that the definite integral over our curve should be 0. That is because areas below the x-axis count as negative areas, thus should cancel out the areas above. The integral is again a very simple one, and after some algebra we can isolate c to get the complete equation of our curve. Now let's put this equation to the test. Let's try and find out how fast I made the water tank spin. Of course we can just take the slow-mo footage and count the frames it took to complete a full revolution. But where's the fun in that? Let's choose the frame in which the water is furthest apart and try to fit a simple parabola of the form y equals ax squared plus b. I do this by choosing a few points on the surface of the water and doing a simple least square fit. Now I can take either of the coefficients from the obtained parabola and simply compare it to the corresponding coefficient of the theoretical parabola, the one we've just derived. In this case, I'm using the quadratic part. I can then extract omega from the equation, which is measured in radians per second. Converting units to RPM, we get 291 revolutions per minute. Pretty fast, I'd say. Calculating the actual RPM by counting the amount of frames it took to complete a full revolution, we get 290 revolutions per minute, which given our very crude methods is basically the same number. I made 2 more water tanks to spin. The first is a cylindrical vessel that very clearly shows the full 3D paraboloid created on the surface of the water. The second tank is a cube, which I think is the most satisfying one to watch. It shows the same paraboloid, but there is something in the way the water in the corners raise above the water near the sides that gives it its very unique and pleasing look. Just to recap what we did in this video, we started by observing a physical phenomenon, then formulating a mathematical representation of this observation using simple physics and math. And finally, we've put our analysis to the test by using it to measure a value we could easily verify by a direct measurement. This is what science is all about. Almost. हमें एक यू शेप ट्यूब दिया है जहां पर जिस तीनों आर्म्स की लेंथ जो है एल 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 दी गई है और यहां पर जो फ्लूइड है वो भरा है L/2 हाफ द लेंथ, ठीक है। और इस लेफ्ट आर्म के अराउंड हम अब इसको रोटेट करेंगे। रोटेट जैसे ही करेंगे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा और यहां पर हमें ऐसा कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा और यहां पर लेवल बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहां लेवल कम हो जाएगी। सपोज ये लेवल यहां तक रिड्यूस हो जाती है और ये फ्लूइड की लेवल ऊपर तक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जितनी यहां रिड्यूस हुई है उतनी वहां बढ़ गई। तो टोटल लेंथ अब राइट आर्म में जो भर गया है वो कितना है, एल, है ना। और ये वाला, ठीक। तो हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ताकि स्पिलेज ना हो, मतलब कितना जोर से इसको घुमाए पानी आखिरी तक पहुंचे, लेकिन यहां से अब पानी गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो हमें निकालना है। तो अब क्या होगा, यहां पर अपने पास फ्लूइड है तो एक्सेलरेशन यहां मिल रहा है, तो किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, यहां पर पॉइंट ए पकड़ लो इसको, ठीक है। वहां पे कितना होगा एक्सेलरेशन, यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर एट ए कितना होगा, इट इज ओपन टू एटमोस्फेयर। तो इस जगह पर एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट होगा, यहाँ पर भी एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट होगा। तो दिस पी नॉट प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, और ये लेंथ जितनी है एक्स के जगह क्या आ जाएगा, एल, तो यहाँ पर एल स्क्वायर, ठीक है। तो पीए के ऊपर प्रेशर कितना है ड्यू टू रोटेशन, और इस जगह यहां पर जो लिक्विड है वहां पर तो प्रेशर हमें एच रो जी से ही मिलेगा। तो यहां पर अगर हम लोग किसी भी पॉइंट को पकड़े, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, ठीक है, पॉइंट बी को अगर हम लोग यहां पकड़ ले तो कितना हो जाएगा ड्यू टू राइट आर्म। तो पॉइंट बी पे जो प्रेशर होगा वो भी पी नॉट प्लस एच रो जी हम लोग करते थे, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, एल रो जी हो जाएगा,
डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो। तो अब क्या करना है, सेम लेवल पे सेम प्रेशर, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल रो जी। एल और एक एल कैंसिल हो गया, रो और रो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g बाय एक एल बचा। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2g बाय एल। तो ये आपका एंगुलर स्पीड होगा, है ना, ताकि स्पिलेज ना हो, क्योंकि एल तक है लेंथ, तो एल लेंथ तक रेफरेंस में यहाँ पर जो आपको एंगुलर स्पीड आएगा वो इतना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बेसिक सवाल आपको पूछे जाते हैं जो आप इजीली कभी भी सॉल्व कर सकते हैं।